नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम टारगेट आरओ एआरओ सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं विज्ञान खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपकी आगामी परीक्षा में ये सारे प्रश्न आपके लिए सहायक हो सके। क्योंकि रिवीजन के लिहाज से इस खंड को हम लेकर आपके सामने आए हैं, तो बहुत तेजी से हम आगे बढ़ेंगे और एक सरसरी निगाह में इन प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं श्रृंखला के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? थर्मो रेजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दिष्टकारी और जंक्शन डायोड आवर्धक। तो यहां पर अगर इसको सारे को आप देखेंगे तो इसमें से आपका विकल्प ए सही होगा, यानी सही सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से क्या सही सुमेलित नहीं है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ए विकल्प आपका सही है। थर्मो रेजिस्टर यानी कि एक ऐसा उपकरण है जो कि इलेक्ट्रिक थर्मामीटर की भांति ही कार्य करता है, तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है, इसलिए आपका ए विकल्प सही है। बाकी आपके सही विकल्प सही नहीं थे। वहीं पर अगर संधारित्र की बात करें तो एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने का काम करता है और आवश्यकता होने पर उसे छोड़ देता है। इसी प्रकार अगर बीजेटी की बात कर ले, यहां पर अगर हम दूसरे की बात कर लें, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात कर ले, यहाँ पर दिष्टकारी बताया गया है, जबकि बेसिकली बीजेटी एक सेमीकंडक्टर यंत्र है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन में करते हैं, यानी कि प्रवर्धन में करते हैं। स्विचिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पर अगर जंक्शन डायोड की बात कर ले, आवर्धक यहाँ लिखा हुआ है, तो दरअसल जो जंक्शन डायोड होता है वो भी एक ऐसा यंत्र होता है जो कि करंट को केवल एक दिशा में बहने देता है, आवर्धन का काम ये नहीं करता है। तो ये सारे आपके सही सुमेलित नहीं है, केवल ये आपका सही सुमेलित है, तो ए विकल्प यहां पर आपका सही हो गया। अगला है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण और विसरण। देखिए ये ए विकल्प सही है। अपकेंद्रण का जो सिद्धांत होता है उसी पर वॉशिंग मशीन काम करता है। यानी कि आपने सुना होगा कि एक अभिकेंद्रीय बल होता है और एक अपकेंद्रीय बल होता है। जब कोई भी वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में गति करती है तो उस पर लगने वाला वो बल जो उसे केंद्र की ओर खींचता है उसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। और उसी तरह से इसके ठीक विपरीत होता है अपकेंद्रीय बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो यहां पर अपकेंद्रण यानी अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन काम करता है, तो यही वो बल लगेगा। तो प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, लेकिन उसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। यानी कि अभिकेंद्रीय बल अगर कोई वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो वो केंद्र की ओर लगता है और अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर लगेगा, दोनों बल समान रूप से होता है। तो वॉशिंग मशीन में अपकेंद्रीय बल का जो सिद्धांत होता है वो कार्य करता है, अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। तो कपड़ा साफ करने की जो मशीन हो गई, दूध से मक्खन निकालने की मशीन हो गई, इन सब में यही आपका सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है उसी के सिद्धांत को यहां पर अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? यानी सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा की जरूरत होती है परिमाण के साथ साथ। विस्थापन, वेग, बल और आयतन। तो यहां पर सही विकल्प देखिए, विस्थापन में भी दिशा की जरूरत होगी, वेग में भी, बल में भी, आयतन में नहीं होगी। तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी क्या होगी? आपकी सदिश राशि नहीं बल्कि अदिश राशि है। तो वो राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है उसको हम सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की नहीं होती है, उनको हम अदिश राशियां कहते हैं। तो इस लिहाज से आपका ये जो था विकल्प डी हो गया। तो बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, संवेग, आवेग, ये सभी क्या है? सदिश राशियां हैं। जबकि आयतन में आप देखेंगे ये अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व? तो देखिए इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और पृष्ठ तनाव आपके लिए जरूरी भी है, तो बी विकल्प ही यहां पर सही होगा। पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव वो बल है जो द्रव की सतह पर उपस्थित जो अणु होंगे उसको आपस में बांधकर सतह को न्यूनतम क्षेत्रफल में बनाए रखने की कोशिश करता है। तो यही पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अब देखिए, किसी भी दिए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के जो अन्य आकृतियां होती है उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। तो पृष्ठ तनाव ही वो गुण होता है जिसके कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। यानी कम से कम जो क्षेत्रफल उसका होता है गोल आकृति का, वो उसके पृष्ठ तनाव के गुण के कारण होता है। इसीलिए वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है।
मनुष्य सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है, दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। तो देखिए यहाँ पर सही नहीं पूछा है। इनकरेक्ट की अगर बात करें तो मनुष्य की आंख के लिए लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, ये सही नहीं है। दरअसल मनुष्य की जो आंख होती है उसके लिए सबसे सुग्राही अगर रंग की बात करेंगे तो पीला हरा यानी येलोइश जो ग्रीन होता है वो सबसे सुग्राही होता है। बाकी सारे कथन आपके सही थे। कान की बात करें तो 1000 से 5000 जो हर्ट्ज है उसकी आवृत्ति में सबसे सुग्राही होता है, तो पहला 1000 था तो ठीक है कान के लिए हमारे। अब कानों द्वारा जो ध्वनि सुनी जाती है उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क में 1 सेकंड के 1/10वें भाग तक बना रहता है। अगर 1/10वें सेकंड के समाप्त होने से पहले ही कोई दूसरी ध्वनि आपको सुनाई देने लगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए 1/10 सेकंड ही मिनिमम वो टाइम है जिसके बाद दूसरी ध्वनि आएगी तो आप आराम से उसको समझ जाएंगे। दृष्टि की अगर बात करें तो अगर कोई भी चीज हम देखते हैं तो सेकंड के 1/16वें भाग तक मानव मस्तिष्क पर वो अंकित रहता है, मतलब उसकी जो विजन होता है तो वो, इसका मतलब यह है कि कोई चित्र रेटिना पर जब बनता है तो वो सेकंड के 1/16वें भाग तक ही मानव मस्तिष्क पर अंकित रहता है। इसलिए विकल्प आप देखें तो बाकी सब सही थे। ये पीले हरे रंग के लिए सुग्राही हमारी आंखें होती हैं, तो इसलिए वो विकल्प लाल वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम विचलित जो होगा वो सबसे दूर तक दिखाई देगा, जिसमें विचलन ज्यादा होगा वो कम दूर तक दिखाई देगा। सीधी सी बात है। प्रकीर्णन अर्थात प्रसार, फैलाव, कोई भी चीज अगर फैल जाएगी तो वो बहुत दूर तक नहीं दिखाई देगी, अगर नहीं फैलेगी तो बहुत दूर तक दिखाई देगी। अब देखिए लाल रंग आपको बहुत दूर तक दिखाई देता है, इसीलिए सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रकीर्णन जो है वो बहुत कम होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या सही होगा? सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम विचलित लाल ही होगा, इसीलिए आप देखेंगे कि लाल बहुत दूर से ही दिखाई देता है सिग्नल में, इसीलिए इसको प्रयोग किया जाता है। अगर निर्वात की कंडीशन होगी या वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान हो, किसी अन्य पदार्थ में भिन्न भिन्न होता है, तो सिंपल सी बात है कि अलग अलग पदार्थ में जैसा उसका घनत्व होगा उसके हिसाब से इनका वेग होगा। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। कांच या शीशे में बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। इसी कारण कांच के प्रिज्म से जब गुजरने पर सफेद प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंगों में से जो लाल रंग होता है सबसे कम, जबकि बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। इसी बात को यहाँ पर व्याख्या में बताया गया है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम कितना होगा? तो डिग्री सेल्सियस में इसके बराबर तापक्रम, यह भी सवाल कई बार पूछा गया है। आपका सही विकल्प होगा 36.89। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कैसे होगा? तो इसका एक फार्मूला होता है कि डिग्री सेल्सियस जो होता है वो इसी फार्मूले पर आप काउंट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस फिर यहाँ पर फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस के बाद यहाँ पर फ़ारेनहाइट में जो दिया गया था तापमान वो -32 और गुणे 5/9 करेंगे तो 36.89 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसी फार्मूले पर आप कभी भी निकाल सकते हैं। दूसरा है, नीचे एक असर्शन कथन दिया गया है जिसके बाद उसका कारण दिया गया है। अब इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। कथन है कि जाड़ों में पहनने के लिए हम सफेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, और कारण कह रहा है कि सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो देखिए सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं, लेकिन इसीलिए इसको हम गर्मी में पहनते हैं, जाड़े में नहीं पहनते। जाड़े में अमूमन हम क्या करते हैं, गाढ़े रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उष्मा अवशोषित हो, कि हमारे शरीर का तापमान ज्यादा रहे। तो आपका कथन जो है वो गलत है, कारण आपका सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जो है वो भ्रामक है लेकिन आर सत्य है, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। वही बात यहाँ पर बताई गई है। अगला प्रश्न है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? प्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, अप्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। तो देखिए यहाँ भी डी विकल्प सही होगा, अप्रगामी और अनुप्रस्थ जो है यही होगा। जब एक ही समान अनुप्रस्थ और प्रगामी तरंगे होंगी, मतलब एक बराबर है उनका मान, अनुप्रस्थ भी है प्रगामी भी है, लेकिन एक सरल रेखा में जब एक दूसरे के विपरीत जब चलती हैं तो उसको क्या कहेंगे? जब वो अध्यारोपित होती हैं तो एक दूसरे पर अध्यारोपण जब उनका होगा तो उस माध्यम में तरंग पैटर्न, एक विशेष तरंग पैटर्न का निर्माण करती हैं, उसी को अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग पैटर्न करते हैं। और ये सारा जो पैटर्न है यही सितार, गिटार इत्यादि में यही सब पैटर्न फॉलो होता है, जिसके आधार पर आपको ध्वनि तरंगे अलग अलग सुर आपको सुनाई देते हैं। अगला है, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? देखिए दो क्रम होते हैं, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समानांतर क्रम होता है। जाहिर सी बात है कि अगर दो बल्ब हैं उन दोनों को
अब इसमें से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है आपको। एक ही जैसे बल्ब है, मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, और किस प्रकार इनको कनेक्ट करना है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी घर में वायरिंग होती है तो कैसे की जाती है, समानांतर क्रम में की जाती है। अगर श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो एक तेज जलेगा, एक धीरे जलेगा, इसीलिए यहां पर सही क्या होगा, दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों, यानी कि दूसरा 1 और 2 दोनों में समान कूट का। यहाँ पे विकल्प आपका ये होगा कि 2 में अधिक, बी विकल्प होना चाहिए। यहाँ पर केवल 2 आपका जो सही है, बी विकल्प ही सही है। समानांतर क्रम में वो जुड़ा जाता है बल्ब, श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो वो उतना अच्छा नहीं रिजल्ट देगा। उसका कारण यह होता है कि किसी भी बल्ब का मान लीजिए कि वोल्टेज V है और विद्युत प्रतिरोध R है, तो श्रेणी क्रम में अगर जुड़ेगा वो, तो यहां पर क्या होगा, उसकी शक्ति पर क्या असर पड़ेगा, शक्ति क्या हो जाएगा, V/2R हो जाएगा अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो 2R के हिसाब से जब उसमें डिवाइड करेंगे तो वो कम, उसकी जो क्षमता है वो आपको दिखाई देगी। जबकि समानांतर क्रम में जब बल्ब जुड़ेगा तो उसकी जो शक्ति होगी वो कैसी हो जाएगी, तो 2V, यानी वोल्टेज अब मान लीजिए 200 हो गया, 100 200 और अपान R जो भी उसका प्रतिरोध है, तो यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो समान रूप से ये जलेंगे। तो ये समीकरण है जिसके आधार पर इस चीज को आप और अच्छे से समझ सकते हैं। अगला है, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। दूसरा है, लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से अक्सीकृत नहीं होता है। तो देखिए दोनों ही सही है। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की बजाय अगर हम तांबे की बात करें तो एक तो विद्युत का सुचालक भी अच्छा है लोहे की तुलना में तांबा, और साथ साथ इसमें अक्सीकृत नहीं होगा, तो अक्सीकृत नहीं होगा तो नष्ट भी जल्दी नहीं होगा। तो दोनों ही कथन सही है, व्याख्या भी सही है, तो इस लिहाज से आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर ए विकल्प में वही बात कही गई है। जो धातु की एक चालक छड़ होती है जो ऊंचे भवनों पर लगाया जाता है ताकि अगर कभी बिजली गिरने की ऐसी स्थिति बनती है तो वो तड़ित चालक क्या करता है, आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए ही लगाया जाता है। तो ऐसी दिशा में ये तड़ित चालक जितना अच्छा विद्युत का सुचालक होगा उतना अच्छा काम करेगा। तो यहाँ पर ये सीधे पृथ्वी में फिर क्या करता है, उसको इमारतों को नष्ट होने से बचाता है, पृथ्वी में उस करंट को भेज देता है। तो तड़ित चालकों को बनाने में अगर लोहे की अपेक्षा हम तांबे का इस्तेमाल करें तो ये छड़ ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तांबा लोहे की तुलना में एक तो सुचालक भी ज्यादा है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जल्दी खराब नहीं होगा, उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा और उस पर नमी का ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। पहला है, वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूसरा है, साधारणतया उनकी टोक मार्क डिजाइन होती है। तीसरा है, वे बहु अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। तो देखिए नाभिकीय संलयन रिएक्टर की बात कर रहा है और यहाँ कह रहा है कि वो भावी नाभिकों के विखंडन पर कार्य करते हैं। जब संलयन रिएक्टर है तो विखंडन पर काम कैसे करेगा, तो आपका पहला कथन गलत हो जाएगा, बाकी दोनों आपके सही हैं। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। देखिए नाभिकीय संलयन में क्या होगा, 2 छोटे नाभिक होते हैं वो मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन में बड़ा नाभिक टूटता है छोटे नाभिकों में। तो यहाँ पे चूंकि न्यूक्लियर फ्यूजन की बात हो रही है तो 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़ेंगे और एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इसलिए कथन एक सही आपका नहीं है। और नाभिकीय संलयन के परिणाम स्वरूप जो ये प्रक्रिया है इसको आप देखेंगे थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये अभिक्रियाएं बहुत ही ऊंचे ताप पर होती हैं। और नाभिकीय संलयन रिएक्टरों की जो टोक मार्क डिजाइन होती है, टोक मार्क बेसिकली एक ऐसा यंत्र है जिसमें कि एक नाभिकीय संलयन के लिए प्लाज्मा को इसी टोक मार्क डिजाइन या हम डिजाइन में बनाया जाता है, या हम इसको कह सकते हैं जो आपने देखा होगा डोनट होता है ना, आलू का जो पकौड़ा डोनट होता है, उसी शेप में बनाया जाता है और अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र से इसको कंट्रोल किया जाता है। तो इसी डिजाइन पर नाभिकीय संलयन रिएक्टर को बनाया जाता है। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, रैखिक संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण। तो यहाँ पर विकल्प ए आपका सही है, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन हो गया आपका, इसी सिद्धांत पर, इसको याद रखेंगे आप। स्ट्रेटेलाइट होता है समताप मंडल का सबसे ऊपरी बैंड, समताप मंडल का सबसे निचला बैंड, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत, शनि का प्राकृतिक उपग्रह। स्ट्रेटेलाइट एक हवा से भरा, आप समझ लीजिए गुब्बारे जैसा होता है, एयरशिप होती है जो कि बहुत ऊंचाई पर समताप मंडल में तैरता रहता है और ये संचार सिग्नल को भेजने और पकड़ने का काम करता है। तो इस लिहाज से अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित एक वायुपोत होता है, एयरशिप होता है, तो सी विकल्प आपका सही होगा। ये आप चूंकि समताप मंडल में जानते हैं कि जो ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता है, तो जनरली स्ट्रेटोस्फीयर में ही, समताप मंडल में ही इस तरह के स्ट्रेटेलाइट को वहां पर भेजा जाता है, इस एयरशिप को,
ताकि वो बेतार संचार सिग्नलों को प्रसारित करने के लिए एक स्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर सके। तो ये सिद्धांत क्या है? एक छोटे उपग्रह के ही समान है। हालांकि ये किसी कक्षा के बजाय समताप मंडल में स्थापित किया जाता है, जिससे कि दो तरफा उच्च गति का डेटा संचार ये कायदे से संपादित कर सके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? ग्रेफाइट, वुडजाइट, बोरान, नाइट्राइट, लोहा या हीरा? तो देखिए इसमें से सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है आपका डी, हीरा। हालांकि वुडजाइट, बोरान, नाइट्राइट के बारे में कहा जाता है, लेकिन अभी ये बहुत प्रमाणित नहीं है, इसलिए हम बी विकल्प नहीं मानेंगे। तो अभी डी विकल्प ही आपका सही होगा। पृथ्वी पर जो भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं उसमें सबसे कठोर हीरा ही है। क्या है हीरा? डायमंड जो है ये कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन के अपरूप का मतलब क्या होता है? ये कार्बन ही होता है, लेकिन उसका एटम कुछ अलग तरह से जुड़ा होता है, तो इसीलिए कार्बन के अपरूप के रूप में इसको जानते हैं, एलोट्रोप के रूप में जानते हैं, एक अधातु है। वुडजाइट, बोरान, नाइट्राइट, इसकी संरचना हीरे से मिलती जुलती है, हीरे की तरह ही एक तत्व है। हीरे की तुलना में ज्यादा कठोर है, हीरे की तुलना में 18% अधिक इसमें स्ट्रेस सहन करने की क्षमता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से बहुत कम मात्रा में ही अस्तित्व में है। और साथ साथ ये इसके जो कठोरता वाले जो गुण हैं, प्रायोगिक रूप से अभी परीक्षण इसका किया जाना शेष है। तो अभी इसको कहना कि हीरे से ज्यादा कठोर है अभी सही नहीं है। हालांकि एक संभावना है कि हीरे से 18% ज्यादा इसमें स्ट्रेस सहन करने की क्षमता है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नमी, केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तथा नमी? तो देखिए किसी चीज का जब ऑक्सीकरण होता है तो वो उसका क्षय करता है, और साथ साथ नमी है तो उसमें 4 चांद लगा देती है। तो ऑक्सीजन तथा नमी, बी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लौह धातु का जब भी क्षय होना होगा तो उसमें ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होगी। लोहे के जंग लगने की क्रिया भी इसको कहा जाता है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन सी है? ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑक्सीजन तथा नियॉन? तो देखिए यहां पर जो गोताखोर होते हैं, आपने सुना होगा हीलियम और ऑक्सीजन, इन दोनों का मिश्रण ही वो लोग प्रयोग करते हैं। हेलियोक्स कहा जाता है इसको। हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को गहरे समुद्र में गोताखोर क्या करते हैं? वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि गहरे समुद्र में क्या होगा? दबाव ज्यादा होगा, और जब दबाव ज्यादा होगा तो अधिक दाब पर जो हीलियम होती है वो रक्त में कम घुलेगी। क्योंकि अगर वैसे नाइट्रोजन भी इस्तेमाल किया जाता है, तीनों भी हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों का मिक्सचर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट माना जाता है हीलियम और ऑक्सीजन। क्योंकि हीलियम जो होती है वो हल्की होती है और रक्त में जब घुलेगी तो कम ये प्रभावित करेगी किसी भी इंसान को, और नाइट्रोजन जो होती है वो ज्यादा घुलने की संभावना होती है। इसकी वजह से क्या होगा? व्यक्ति बेहोश हो सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है हीलियम और ऑक्सीजन होता है। तो ये आपका बी विकल्प सही होगा। हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखेंगे क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होती है। हालांकि विभिन्न परिस्थिति जब होती है तो गोताखोर ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम तीनों का मिक्स, जिसको ट्राइमिक्स कहते हैं, इसका भी उपयोग करते हैं। हेलियोक्स फिलहाल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, हीलियम और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? देखिए जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो वहां पर पाए जाते हैं जो अमूमन जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, अब इसके लिए वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन की कमी को ही पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं कि कीटों को पकड़ते हैं और उनसे अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। जैसे घटपर्णी एक पौधा है जो वो क्या करता है? कीटों को अपने मुख पर, वो इस प्रकार का पौधा होता है, यहाँ पर क्या होता है? उसकी कैप लगी होती है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चिपचिपे पदार्थ होते हैं, तो कीट आता है, इस पर चिपक जाता है। जैसे इस पर चिपकता है इसका कैप बंद हो जाता है और इसके अंदर जो है तमाम एंजाइम्स होते हैं जिसमें वो पिघल जाता है, वो पच जाता है। तो फिलहाल नाइट्रोजन की वृद्धि के लिए, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए एक आवश्यक तत्व होता है, तो जो कीटभक्षी पौधा होता है वो ऐसी जगह पर पाया जाता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए कीटों को मारकर इस कमी को पूरा करता है। कीटभक्षी पौधों की कई जातियां हैं, 440 जातियों का पता फिलहाल लगाया जा चुका है। और भारत में अगर आप देखेंगे तो दार्जिलिंग हो गया, नैनीताल हो गया, कश्मीर हो गया, इन जगहों पर ये पाए भी जाते हैं। अगला है फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में विकल्प ए है सोडियम थायोसल्फेट उपचाय की भांति उपयोग होता है। दूसरा है मुक्त ब्रोमीन निकलती है। तीसरा है प्रकाश प्रभावित क्षेत्र शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है। और डी है विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक कि समस्त ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। तो देखिए फोटोग्राफी जो प्लेट होती है उसको डेवलप करने में सोडियम थायोसल्फेट एक उपचाय की भांति उपयोग होता है। तो ए विकल्प यहाँ आपका सही है, इसको ही आप याद रखेंगे।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत यानी बायोडिग्रेडेटेड जो होता है वो नहीं किया जा सकता है? तो सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन, पीवीसी। देखिए पीवीसी नहीं किया जा सकता है, बाकी ये सेल्यूलोज, स्टार्च और प्रोटीन ये तीनों जो हैं वो जैव निम्नीकरण इनका हो जाता है। जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल जो होता है बहुलक वो होते हैं जिनका विखंडन जैविक प्रक्रियाओं द्वारा किया जा सकता है समय के साथ प्राकृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से, जिससे कि ये समाप्त होते हैं, ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक भी नहीं होते हैं। अब सेल्यूलोज भी, स्टार्च और प्रोटीन ये तीनों क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल हैं। लेकिन पीवीसी जो होता है वो क्या होता है, वो जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है, इसलिए पर्यावरण के लिए नुकसानदायक भी होता है। अगला, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु और कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। तो देखिए यहाँ पर मीथेन जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है, तो मीथेन गैस इसका सही विकल्प होगा। तो ध्यान रखिएगा, खानों में सामान्यतः जो मीथेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें सभी पाई जाती हैं खानों में, लेकिन इसमें वायु की मात्रा में जब मिश्रित होता है तो मीथेन जो होता है वो विस्फोटक के रूप में काम करता है। 5.5% से ज्यादा जैसे ही मीथेन होगा वो विस्फोटक के रूप में काम करने लगेगा। देखिए वायु के साथ 5.5 नहीं 5.5% से मीथेन की मात्रा जैसे ही ज्यादा होगी वो विस्फोटक के रूप में काम करने लगेगा। और वायु में 12.5 से 74% तक कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति भी विस्फोटक होती है। और वायु में 4 से 74% तक कार्बन एवं हाइड्रोजन का मिश्रण अगर कर दिया जाए तो वो भी उससे भी विस्फोट कराया जा सकता है। तो फिलहाल इन विकल्पों में सबसे सटीक अगर देखें तो मीथेन और वायु का मिश्रण जो है वो है और सही विकल्प है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया या ऑक्जेलिक एसिड। तो देखिए यहाँ पर ग्लिसरॉल, नाइट्रोग्लिसरॉल बनाया जाता है जो एक विस्फोटक पदार्थ होता है। तो ग्लिसरॉल जो होता है कैसा है, एक कार्बनिक यौगिक है, याद रखिएगा। और सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। और नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, एक रंगहीन, एक भारी, एक तैलीय, एक विस्फोटक पदार्थ है। इसे ट्राई नाइट्रोक्टालोइन यानी टीएनजी या ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या नोबेल तेल भी कहा जाता है। ये सारा का सारा आपका प्रश्न है। इसको क्या क्या कहा जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है, जिसको ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, जिसको टीएनजी कहते हैं, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट भी कहा जाता है और नोबेल तेल भी इसी को कहा जाता है। और इसका उपयोग डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। अगला है, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। अब उसमें जब प्लास्टिक के जो थैले हैं उसमें जब आलू का चिप्स पैक किया जाता है तो आप देखते हैं बहुत समय तक वो खराब नहीं होता है। उसका कारण क्या होता है? उसके अंदर क्या भरा होता है? नाइट्रोजन वातावरण में, हाइड्रोजन वातावरण में, ऑक्सीजन वातावरण, आयोडीन वातावरण। तो उसमें नाइट्रोजन भरा होता है, जिससे कि वो काफी दिनों तक नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है। जब क्रिया नहीं होगी तो वो ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है, इसीलिए इसको भरा जाता है, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है उसको वो रोकती है, जिससे जीवाणु या कीटाणु वहां पर नहीं पनप पाते हैं। आलू का चिप्स प्लास्टिक के थैलों में नाइट्रोजन के वातावरण में, इसीलिए उसको पैक किया जाता है। लाल स्याही बनाई जाती है फिनाल से, एनिलीन से, कांगो रेड से या इयोसिन से। तो इसका सही विकल्प क्या है? इयोसिन से। लाल स्याही जो होती है इयोसिन से बनाई जाती है। इयोसिन टेट्राब्रोमोफ्लोरिसिन है। क्या होता है इयोसिन? तो टेट्राब्रोमोफ्लोरिसिन होता है, यह भी एक प्रश्न है। और अधिकतर जो लाल स्याहियां हैं इयोसिन का तनु विलयन होती हैं, ये आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? डाई फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस और सिंदूरी फास्फोरस। तो देखिए जब भी माचिस में प्रयोग आप देखेंगे तो लाल फास्फोरस का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। दिया सलाई यानी माचिस बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड यानी P2S3 का उपयोग होता है। और ये जो दिया सलाई होती है उसमें चीड़ की लकड़ी से उसकी सलाई बनाई जाती है। इसके अलावा भी एक लकड़ी प्रयोग होती है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पोटेशियम क्लोरेट, उसके सिरे पर रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। जो आप जिस पोर्शन में आग जलती है उसमें क्या क्या होता है? तो पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण होता है। और रगड़ने वाली सतह अर्थात जो डिब्बी पर जो जहां पर रगड़ते हैं हम उसको, वहां पर फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच का चूर्ण और गोंद का मिश्रण वहां भी लगाया जाता है। अगला है घटपर्णी। देखिए घटपर्णी की भी चर्चा हो रही थी, यहाँ आ गया। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? यानी कि उसका जो घड़े वाला हिस्सा होता है ये पूछा जा रहा है।
ये वाला हिस्सा है घट के रूप में जो रूपांतरित होता है, कौन सा हिस्सा होता है? तो ये बेसिकली स्तंभ होता है, पत्ता होता है, अनुपर्ण होता है, पर्णवृंत होता है। तो बेसिकली उसका जो पत्ता होता है ना, पत्ता ही ये जो है ये घड़े के रूप में रूपांतरित होता है। तो याद रखिएगा इसका पत्ता होता है। तो बी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो गया। घटपडी कैसा होता है? तो मांसाहारी कीटभक्षी है, जो शुरू में ही आपको बताया। बेसिकली ये जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण ये करने का काम करते हैं। और ये अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन कम होता है। और इन पौधों की पत्तियों के पर्ण फलक यानी कि लैमिना कलश या सुराही की भांति विकसित हो जाते हैं। और उसी में जब कीट जाएगा उसके अंदर तो पाचक एंजाइम्स निकलते हैं और उसको पचाने का काम करते हैं। फिर कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है और कलश के द्वारा ढक दिया जाता है और पाचक एंजाइम उसको पचा देते हैं। जब चींटियां काटती हैं तो वह अंतःक्षेपित करती हैं। क्या अंतःक्षेपित करती हैं? जब चींटी काटेगी तो आपको दर्द होता है, वो क्या होता है यही पूछ रहा है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल होता है, मेथेनॉल होता है, स्टेरिक अम्ल होता है या फॉर्मिक अम्ल होता है? तो देखिए चींटियों में फॉर्मिक अम्ल होता है, डी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उनके काटने पर शरीर में क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द होता है, चुनचुनाहट होता है। ये क्या है? तो एक कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में रबर के व्यवसाय और फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। तो एक प्रश्न यहां से भी है कि आपके फॉर्मिक एसिड का उपयोग कहां कहां हो रहा है? तो रबर उद्योग में हो रहा है, फलों के रसों को सेफ रखने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। यहां से भी प्रश्न आपका बन सकता है। अगला है सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। चिबुकास्थि दंत के, तालु दंत के, श्वानी दंत के या जंभिका दंत के? तो देखिए इसका विकल्प डी आपका सही है। सांप का जो होता है वो क्या होता है? कौन सा दंत होता है? जंभिका दंत होता है। तो इसको आपको याद रखना है। बेसिकली क्या होता है, जो ऊपरी जबड़ा होता है सांप का, ऊपरी जबड़े में ही एक विशेष हड्डी होती है जिसको मैक्सिली कहते हैं, और इसी मैक्सिली हड्डी पर ही ये होते हैं विषदंत इसके। तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है, जिह्विका दंत, इसको याद रखिएगा नाम। तो विषैले सांपों के ऊपरी जबड़े की मैक्सिली जो हड्डी होती है उसी में 1 से 3 जोड़ी, प्राय 1 जोड़ी होते हैं, लेकिन 1 से 3 जोड़ी भी हो सकते हैं, बड़े और पीछे की ओर जुड़े विषदंत होते हैं जो तालु से मुखाग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। तो इसको मैक्सिलरी दंत यानी जिह्विका दंत जिसको हिंदी में कहते हैं, ऊपरी जबड़े में स्थित होता है, जहां पर विष जो पॉइजन ग्लैंड्स होती हैं, विष ग्रंथियां होती हैं, उससे ये संबंध होते हैं। अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से या पके फल के लेटेक्स से? तो देखिए जो अफीम होता है वो बेसिकली जो बिना पका फल है उसके लेटेक्स से, उसको काटते हैं, उससे एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उसका लेटेक्स निकलता है, उसको सुखा के प्राप्त किया जाता है। तो सी विकल्प यहाँ आपका सही होगा। अफीम के पौधे के दूध यानी लेटेक्स को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे और परिपक्व फल में चीरा लगाया जाता है, जिससे कि वो निकलता है। दूध सूखने के बाद इसे हम प्राप्त करते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? वसा, प्रोटीन, शर्करा, विटामिन? तो ध्यान रखिएगा एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो बी विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा। मूल रूप से एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जो प्रायः क्या करते हैं, जिनका निर्माण नाइट्रोजनी पदार्थों या एमिनो अम्लों के संश्लेषण के द्वारा होता है। एंजाइम का निर्माण कैसे होता है? तो नाइट्रोजनी पदार्थ हो गए या एमिनो अम्ल हो गए, इनके संश्लेषण के द्वारा होता है। और एक विशेष प्रकार के एंजाइम विशेष प्रकार के कार्यों को संपादित करने का काम करता है। आप सभी जानते हैं ये उसी प्रकार का काम करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। तो हर एक विशेष एंजाइम एक विशेष काम को करने के लिए जरूरी है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक, ध्यान रखिएगा। तो इसमें वसा, अंतःस्राव हार्मोन, प्रोटीन या विटामिन? तो देखिए सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन को, ठीक है। तो डी विकल्प यहाँ आपका सही हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। विटामिन क्या होता है? एक ऐसा यौगिक होता है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट किसने किया था? तो फ्रेडरिक गोलैंड नाम के एक वैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस नाम था, उन्होंने इसको स्पष्ट किया था। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो देखिए शरीर में भंडारित होने वालों में ADE-K होता है, तो यहाँ पर सी आपका नहीं होगा, विटामिन सी, ठीक है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाकी आपका A, D, E और K ये सब क्या होते हैं? भंडारित होने वाले हैं, तो बी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सी अर्थात सी जल में विलय होता है, शीघ्र ही ये उत्सर्जित हो जाता है और हमारे शरीर में संचित नहीं रहता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो क्या है? तो विटामिन का अगर आपको साइंटिफिक नेम याद है तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं, जैसे साइनाकोबालोमैन, ये क्या होता है? विटामिन B12 होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका विकल्प डी होगा। तो यहाँ पर इसी में कोबाल्ट होता है, इसका नाम ही है साइनाकोबालैमिन, ठीक है।
तो कोबाल्ट क्या होता है, खनिज लवण होता है जो कि विटामिन B12 में उसका एक महत्वपूर्ण घटक होता है। और ये किसके लिए आवश्यक है, तो इसकी जो हमारी इसकी अगर कमी होगी तो हमारी तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम हमारा है वो गड़बड़ हो सकता है। तो बी के महत्वपूर्ण स्रोत इसके कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हमको मिलता है, तो मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि से प्राप्त होता है। और आंत के जीवाणु जो होते हैं, जो बैक्टीरिया आंत में हमारे पाए जाते हैं, वो भी इसका संश्लेषण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन डी वर्णांधता और फोलिक एसिड रक्ताल्पता। अब आप बताइए, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए रतौंधी, मुझे तो ये सही लग रहा है। विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन डी वर्णांधता। तो देखिए विटामिन डी जो है वो वर्णांधता, ये सी आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सही सुमेलित हैं। व्याख्या पक्ष को देखते हैं तो देखिए वर्णांधता जो है वो क्या होता है, लिंग संलग्न वंशगति रोग होता है। तो डी की कमी से ये नहीं होता है। डी की कमी से होता क्या है फिर, तो डी की कमी से रिकेट्स होता है जिसको सूखा रोग कहते हैं, और ऑस्टियोमेलेसिया होता है। ये दो रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से। ए की कमी से रतौंधी आपका सही मैच था। बी को नियासिन या विटामिन PP कहते हैं, और इसकी कमी से पेलाग्रा अर्थात चर्मग्राह रोग हो जाता है। फोलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता यानी एनीमिया जिसको कहते हैं वो हो जाता है। तो बाकी आपके सही विकल्प थे, सी सही सुमेलित नहीं था। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, कहां पर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं, अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में या गेहूं में। सबसे ज्यादा प्रोटीन आप जानते हैं कि वो पाया जाता है सोयाबीन में, तो यहाँ विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। देखिए प्रोटीन की सबसे ज्यादा मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है, याद रखिएगा 40% प्रोटीन की मात्रा इसमें है सोयाबीन में। और दलहनी और तिलहनी मुख्य रूप से ये फसल है। सोयाबीन से दूध भी बनता है और गाय के दूध के समकक्ष ही उसको माना जाता है। और मध्य प्रदेश सोयाबीन के लिहाज से उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भोजन का एक प्रमुख अंग है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। देखिए इसका सबसे प्रमुख अंग अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की जरूरत हमको होती है क्योंकि इसी से ग्लूकोज बनेगा। तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। तो याद रखिएगा सी विकल्प कार्बोहाइड्रेट आपका। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, ठीक है, आप सभी ने देखा है पीले सफेद रंग का होता है। जिसका कारण क्या है भाई, तो इसमें से क्या ऐसी चीज उसमें उपस्थित है कि पीले सफेद रंग का होता है। कैसीन होता है, लैक्टोज होता है, कैसीन के साथ कैरोटीन होता है, या लैक्टोज के साथ ब्यूटेरिक एसिड होता है। तो देखिए जो कैसीन के साथ कैरोटीन होता है उसी की वजह से दूध पीले सफेद रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर इसी कारण इसका रंग हल्का पीला दिखाई देता है। बीटा कैरोटीन की जो उपस्थिति है वो एक हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का होता है, उसी की वजह से ये रंग उसका दिखता है। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो देखिए विटामिन A, B, C, D। तो विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसको कि हार्मोन माना जाता है। इसमें कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, याद रखिएगा। और जो जंतु होते हैं उसमें दो सक्रिय विटामिन डी होते हैं, एक होता है कोलेकैल्सीफेरॉल और दूसरा होता है आर्गोकैल्सीफेरॉल। दो प्रकार के होते हैं। कोलेकैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु के शरीर में होता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। और आर्गोकैल्सीफेरॉल की बात कर ले तो इसका संश्लेषण सूर्य की जो परावैंगनी किरण है, अल्ट्रावायलेट किरण है, उसके प्रभाव से आर्गोस्ट्रॉल नामक एक पदार्थ होता है, उसी की यीस्ट कोशिकाएं करती हैं इसका संश्लेषण। अगला है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है, यानी कि यहां से वोमिटिंग इत्यादि को ये कंट्रोल करने का काम करता है। अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स। तो सी विकल्प आपका मेडुला ऑब्लांगेटा मानव मस्तिष्क का ऐसा पार्ट है जो इन चीजों को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियां कंट्रोल की जाती हैं, संचालित की जाती हैं, ये सभी आप जानते हैं। इसी में इसके जो पश्च मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क का जो भाग होता है रेम्बेनसेफेलॉन के अंतर्गत ही मस्तिष्क का पुच्छ या मेडुला ऑब्लांगेटा जिसको कहते हैं वो इसी के पार्ट के तौर पर देखा जाता है। प्रायः इसको सामान्य रूप से मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 3 सेंटीमीटर होती है। ये ऊपर की ओर पोन्स और नीचे की ओर सुषुम्ना यानी स्पाइनल कार्ड से जुड़ा होता है। और ये क्या करता है, तो भोजन जो हम निगलते हैं, निगलन जो हमारा होता है भोजन का, उसके लिए ये कंट्रोल करने के लिए, नियमन करने के लिए, उल्टी के लिए, वोमिटिंग के लिए, हृदय में जो हार्ट बीट होती है स्पंदन के लिए, और इन सब चीजों के खांसने के लिए, छींकने के लिए, इस सारी चीजों का नियमन कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो याद रखिएगा मेडुला ऑब्लांगेटा इन सारी चीजों को विनियमित करता है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, इंसुलिन, एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। तो देखिए एड्रिनलिन जो होता है
उसको लड़ो और उड़ो हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही है। अलग अलग जो हार्मोन होते हैं सबका अलग अलग काम होता है, सब अलग अलग तरीके से हमको प्रेरित करते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। तो एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन ये जो होता है ये हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है? एड्रिनल मेडुला से, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि हो जाती है, शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इसीलिए इसको लड़ो और उड़ो कहते हैं। जब आपको एक्साइटमेंट होगा, उत्तेजना होगी तो ऐसा फील होगा। इस हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी तो ठीक इसका उल्टा होगा, व्यक्ति हमेशा सुस्त रहने लगेगा, ठीक है, खिन्न मन उसका रहेगा, किसी चीज में मन नहीं लगेगा। तो ऐसी व्यक्तियों को क्या किया जाता है? कोकेन, एफेड्रीन इत्यादि औषधियां दी जाती हैं, जिसमें कोकेन होगा, एफेड्रीन होगा। ये क्या करेगी? आपकी एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसको स्रावित कराएगी, जिससे कि आपकी जो तंत्रिका तंतु हैं वो प्रेरित होंगी और फिर ये आपको हार्मोन स्रावित होगा। इसीलिए इसको फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी कहते हैं, जो कि संकट काल और विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में भी सहयोग करता है। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एंड्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन या थायरॉक्सिन? तो देखिए यहाँ एस्ट्रोन जो है ये एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन तो आप सभी जानते ही हैं कि पुल्लिंग है, ये भी है, ये भी है, लेकिन एस्ट्रोन जो है वो स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन तो आप सभी जानते हैं पुल्लिंग हार्मोन होता है। पुरुष हार्मोन एड्रोजन को एंड्रोस्टेरोन भी कहा जाता है और थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। दो कथन दिए गए हैं। पहला है सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। दूसरा है कारण इसका कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो देखिए पहला आपका सही है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, क्योंकि ज्यादा तीव्र प्रकाश होगा तो हमारे शरीर में जो पिन ग्लैंड होती है वो वहां से ही स्रावित होता है आपका मेलाटोनिन। वो मेलाटोनिन स्रावित नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि रात में अंधेरा जैसे जैसे होता है तो हमारे इसी ग्लैंड से इसका श्रावण होगा मेलाटोनिन का। तो फिलहाल आपका सोते समय प्रकाश अवांछनीय होता है, ये तो सही है, लेकिन तीव्र प्रकाश जब होगा तो मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होगा, यह गलत है। तीव्र प्रकाश में मेलाटोनिन का उत्पादन कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए सही है, आर गलत है, तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए जो मेलाटोनिन होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? मेलाटोनिन जब शरीर में स्रावित होगा तो आपको नींद आएगी, निद्रा के लिए, फिर जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला ये हार्मोन होता है। तो ये ऐसा माना जाता है कि जब अंधेरा होता है, रात होती है, तो इसका श्रावण होता है। अब ये मस्तिष्क में दोनों कानों के बीच में जो पीनियल ग्लैंड होती है वहीं से थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकलता है। और पीनियल ग्लैंड आप जानते हैं कि सीधे आंखों से जुड़ी होती है। अब आंखों से इसका कनेक्शन है, तो आंखों में जब ज्यादा प्रकाश जाएगा तो इसका श्रावण कम होगा, और जब प्रकाश अंधकार होगा इसका श्रावण होगा। इसीलिए इसको रात का हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन भी कहा जाता है। तो सामान्य रूप से यह माना जाता है कि प्रकाश में इसका श्रावण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, जल या कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखिए इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बाकी ये तीनों की जरूरत होती है। तो फिलहाल बी विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण पौधे हरे रंग वाले अंगों जो भी उनके होंगे, पत्ती सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में उसी हरे रंग वाले अंगों में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और भूमि से जल लेते हैं और जटिल खाद्य पदार्थों का निर्माण यहाँ पर करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन गैस को यहाँ पर क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर मुक्त होती है। अगला है काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? गाजर, भिंडी, प्याज और टमाटर। देखिए काशी लालिमा सुन के तो यही लग रहा है, लालिमा मतलब लाल, तो लाल रंग से आप या तो गाजर को लगाएंगे या तो टमाटर को लगाएंगे, और यहीं आप गलत हो जाएंगे। तो यहाँ इसका सही जवाब है भिंडी। तो हमेशा इसको याद रखिएगा कि काशी लालिमा लाल नहीं है। कहने का मतलब सामान्य रूप से अगर देखें तो प्याज और टमाटर का छिलका भी लाल है, इसका भी, गाजर भी लाल है, लेकिन ये भिंडी से संबद्ध है, तो इसलिए एक विशेष और महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है काशी लालिमा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। काशी लालिमा भिंडी के फसल की प्रजाति है, और इस प्रजाति को इजाद किसने किया है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि शिक्षा संस्थान ने किया है। इसमें क्या होता है? तो कैल्शियम और आयरन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है समुद्री घास निम्नलिखित तथ्य का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए समुद्री घास की अगर बात होगी तो वो आयोडीन, यहाँ पर ए विकल्प आपका सही होगा। मुख्य तथ्य और महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? तो आयोडीन का। आयोडीन मुख्यतः महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? समुद्री घास, जैसे केल्प हो गया, नोरी हो गया, कंबू हो गया, वेकैम हो गया, ये सब क्या है? समुद्री घास की वैरायटी है, और इससे आयोडीन प्राप्त होता है। और आयोडीन के अन्य स्रोत भी होते हैं, जैसे सी फूड होता है जो समुद्री खाद्य होता है,
डेयरी उत्पाद विशेष रूप से दूध होता है तो इससे भी प्राप्त होता है। अगला है इबोला वायरस का नाम लिया गया है एक शहर के नाम से, एक प्रांत के नाम से, एक नदी के नाम से, एक पर्वत के नाम से। तो आप जानते हैं कि इबोला वायरस जो है वो नाम एक नदी के नाम से लिया गया है, अर्थात सी विकल्प तो आपका सही होगा। सबसे पहले पहचान कब हुई थी? तो वर्ष 1976 में हुई थी। इबोला नदी जो कि कांगो अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है, वहीं पर एक गांव में स्थित एक ये नदी है, इसी के नाम पर इसकी पहचान की गई थी। इसका नाम इबोला पड़ा। इबोला क्या है? एक ऐसा रोग है जो कि मरीज के संपर्क में आने से फैलता है, यानी कि मरीज अगर किसी को इबोला हुआ है उसके संपर्क में आएंगे तो आपको इबोला होने के चांसेस होते हैं। मरीज का पसीना हो गया, उसका खून हो गया, श्वास हो गया, उससे बच के रहना पड़ता है। इसकी चपेट में आने पर टाइफाइड होता है, कॉलरा बुखार, मांसपेशियों में दर्द होता है, बाल झड़ने लगते हैं, मांसपेशियों में खून उतर आता है। तो बचाव करने के लिए सतर्क रहना इससे जरूरी होता है। तो फिलहाल एक नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, कांगो में ये है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। तो सही जवाब क्या होगा? गामा किरणें। सी विकल्प यहां पर सही होगा। कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का एक सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटोप होता है और न्यूट्रॉनों की बमबारी कोबाल्ट पर उसके फलस्वरूप गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है और कैंसर का इलाज जो होता है कोबाल्ट 60 से किया जाता है। तो याद रखेंगे। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? निम्नलिखित में से कहां पर दूरदृष्टि दोष अगर किसी को होगा तो प्रतिबिंब बनेगा? रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, अन्य बिंदु पर। तो देखिए यहाँ रेटिना के पीछे सी विकल्प सही होगा, क्योंकि जब दूरदृष्टि से पीड़ित कोई व्यक्ति होता है तो उसको दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं दिखाई देती है। तो यहां पर क्या होगा? ऐसे दोष में जो व्यक्ति होगा उसका निकटतम बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेमी से दूर हट जाता है और इसमें पास रखी कोई वस्तु से जो आने वाला प्रकाश है उसका रेटिना के पीछे फोकस होता है, इसलिए इसमें हम सही विकल्प आपका यही होगा। अगला है अभ्यास प्रश्न, और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर। तो अभ्यास प्रश्न का इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। प्रश्न है आपके लिए कि साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। विकल्प आपके सामने है। ए तंबाकू के खेत में, बी चने के खेत में, सी धान के खेत में और डी गेहूं के खेत में। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।